हेलो डियर व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। सर्दियों का मौसम आ रहा है और इस मौसम में छोटे बच्चों को जुकाम या सर्दी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इसी कोल्ड एंड कफ के बारे में और कैसे आप घर पे आपके बच्चे का केयर ले सकती हैं ऐसे कॉमन कोल्ड के दौरान। इन्फेंट्स को शुरुआती 1 ईयर ऑफ लाइफ में ऑलमोस्ट 8 से 10 बार जुकाम हो सकता है। सर्दी जुकाम होने का सबसे आम वजह होता है कि वर्किंग मॉम्स अपने बच्चों को डे केयर में रखती हैं और दूसरे बच्चों से उन्हें ये इन्फेक्शन आता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका एक स्कूल गोइंग किड है और उस सिबलिंग से इन्फेंट को या छोटे बच्चे को ये जो कोल्ड एंड कफ है उसका इन्फेक्शन लग जाता है और छोटे बच्चों में इम्यूनिटी अभी अच्छे से डेवलप नहीं होती। 100 से ज़्यादा वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से ये कॉमन कोल्ड होता है और इन सब के अगेंस्ट बच्चों में इम्यूनिटी बननी अभी बाकी होती है। इसीलिए फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में 8 से 10 बार सर्दी जुकाम होना एक बहुत ही आम सी बात है। इसके आगे भी टॉडलरहुड में ये सर्दी जुकाम लगा रहता है टिल द टाइम जब आपके बच्चे का इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो जाए कि उन्हें बार बार ये सर्दी जुकाम ना हो। इन्फेक्शन होने के अक्सर 1 से 3 दिन बाद ये जो सिम्टम्स होते हैं कोल्ड एंड कफ के ये दिखते हैं और सबसे आम सिम्टम होता है नेजल कंजेशन। बच्चों का नाक बिल्कुल बंद सा हो जाता है और इसकी वजह से जो इन्फेंट्स होते हैं, खासकर अगर वो 6 महीने से छोटी उम्र के हो, उनको जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है और इसी वजह से फीडिंग के वक्त वो काफ़ी आनाकानी करते हैं। इसके साथ साथ रनी नोज़ भी एक सिम्टम है। रनी नोज़ मतलब इनिशियली उनका नाक बहता है और जो डिस्चार्ज होता है या फ्लूइड होता है वो बिल्कुल क्लियर कलर का होता है और आगे जाके ये येलोइश कलर में चेंज होता है और गाढ़ा सा हो जाता है। तो ये काफ़ी आम बात है। छींक काफ़ी आते हैं बच्चे को, वो फसी हो जाता है। फसी मतलब इसलिए होता है क्योंकि एक तो उसका नाक बहता रहता है या नाक बंद रहता है, ये सब उसे काफ़ी इरिटेट करते हैं और इसी की वजह से हो सकता है उसका एपेटाइट भी घट जाए, मतलब अच्छे से वो फीड ना ले पाए। फीवर, वॉमिटिंग और डायरिया भी एसोसिएटेड हो सकते हैं और कई बार बच्चे को सोने में काफ़ी असुविधा होती है। मैंने तो इस चक्कर में अपने डॉक्टर को एक बार रात को 11:30 बजे फ़ोन भी कर लिया था। मेरे ट्विंस तब शायद 2 या 2.5 मंथ्स के थे। एक नई मॉम ही थी मैं और बच्चा कोल्ड की वजह से सो नहीं पा रहा था। ऐसा मुझे लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में बहुत असुविधा हो रही हो और हो भी रहा था बिकॉज उसका नेज़ल कंजेशन काफ़ी था और मुझे आइडिया नहीं था कि इस दौरान मुझे करना क्या चाहिए। तो मैं इमरजेंसी NICU में पहुंची तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी आपको PICU जाना पड़ेगा। PICU में जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं है, बस बच्चे का नेज़ल जो पैसेज है वो क्लियर नहीं है। और उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा सेलाइन डाला, उसको क्लियर किया सक्शन करके और बस माई बेबी वॉज स्लीपिंग एंड फीडिंग वेरी ईजिली एंड नाइसली आफ्टर दैट। तो अक्सर हम नई माओं के साथ क्या हो जाता है, हम काफ़ी घबरा जाते हैं जैसे बच्चे को, खासकर 6 महीने से छोटी उम्र के बच्चे को अगर इस तरीके के कोई इश्यूज रहे। सो यही है रीज़न कि मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। अपने ट्विन बच्चों को बड़ा करने के तजुर्बे से जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है उस बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो मैं आपको बता रही थी अबाउट द कॉमनली सीन या एसोसिएटेड सिम्टम्स विथ कॉमन कोल्ड। तो ये जो सिम्टम्स है 7 से 10 दिन में अक्सर ये सिम्टम्स चले जाते हैं। खांसी थोड़ा और दिन रह सकता है। ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ट्रीटमेंट की ऐसा ज़रूरत नहीं होती बच्चे को, ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा एक न्यूबॉर्न है, खासकर वो 6 महीने से कम उम्र का है, फिर बच्चे के इस तरीके के कॉमन कोल्ड के वक्त भी आपको अपने डॉक्टर की सलाह एज सुन एज पॉसिबल लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सीरियस ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लक्षण कॉमन कोल्ड की तरह ही होते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 6 महीने के ऊपर का है और खासकर अगर 1 साल के ऊपर का है और तब तक आप काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो जाती हैं, तो आपको एज सच डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ज़रूरत नहीं होती इसकी, अनटिल एंड अनलेस बेबी को फीवर हो और फीवर भी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर हो, तभी आपको चिंतित होने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ है और साथ में अगर बेबी बिल्कुल ही फीड लेने से मना कर रहा हो, बेबी में कुछ आपको साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन दिख रहे हो, जैसे डायपर वेट नहीं कर रहा है बेबी या फिर रोते हुए उसके आंसू नहीं निकल रहे हैं,
या फिर बेबी को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ऐसा कुछ हो, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। अदरवाइज कॉमन कोल्ड एक बहुत ही साधारण सी असुविधा है और कुछ लोग इस दौरान ये सोचते हैं कि शायद बच्चे को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं और कॉमन कोल्ड वायरस से होता है। सो ये कंसेप्ट बहुत ही गलत है। एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती आपके बच्चे को अनटिल एंड अनलेस उसने कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप कर लिया हो। इसके अलावा अगर सर्दी और जुकाम के वक्त अनयूजुअल स्लीपीनेस दिखे आपके बच्चे में और अगर 1 हफ्ते या 10 दिन बाद भी अच्छा ना हो या फिर ज़्यादा वर्स कंडीशन की तरफ ढल जाए, ऐसे में भी आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, इवन इफ आपका बेबी 1 साल से ऊपर का हो या फिर आपका बेबी एक टॉडलर हो। इन्फेंट्स और टॉडलर्स को ओवर द काउंटर कोल्ड एंड कफ के मेडिसिन कभी मत दीजिए, अपने पीडियाट्रिशियन द्वारा रिकमेंडेड मेडिसिन ही दे। इसके अलावा कुछ और उन्हें ना दे, ये उनके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि अगर इन्फेंट 6 मंथ से छोटा है तो आपको डॉक्टर के पास एज सुन एज पॉसिबल जाना चाहिए। उससे बड़ा है तो आपको पहले कुछ दिन रुकना चाहिए, देखना चाहिए। अगर सिम्टम्स बेटर हो गए तो ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा आप कुछ घरेलू उपायों का उपयोग कर सकती हैं जो आपके बच्चे को इस कॉमन कोल्ड के दौरान ठीक होने में काफ़ी मदद करता है। पहली बात है एक्स्ट्रा फ्लूइड्स दे, मतलब अगर 6 महीने से कम उम्र का बच्चा है तो उसे रेगुलर इंटरवल्स में ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। अब जैसा मैंने आपको कहा, नेज़ल कंजेशन की वजह से हो सकता है बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग में असुविधा हो। ऐसे में आप क्या कर सकती हैं, उनके नाक को खोलने के लिए, कंजेशन को हटाने के लिए सेलाइन ड्रॉप्स डाल सकती हैं। उसमें मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं इन्फेंट्स के लिए, तो उस ड्रॉपर से आप रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ सेलाइन ड्रॉप्स डालें। अपने पीडियाट्रिशियन से भी आप इस बारे में पूछ सकती हैं। ये सबसे पहला चीज़ होता है जो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था, सेलाइन ड्रॉप्स डालें, बेबी का नाक खुल जाता है और उसके थोड़ी देर बाद आप उसे फीड करवा सकती हैं। बच्चा अगर 6 महीने से ज़्यादा उम्र का है फिर आप उसे पानी और 100% फ्रूट जूस, मतलब कोई आर्टिफिशियल फ्रूट जूस की बात नहीं कर रही मैं, नॉर्मल जो भी घर पे बनाया हुआ फ्रूट जूस विदाउट एडिशनल शुगर, वो आप उन्हें दे सकती हैं। सो इससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। दूसरा टिप है कि बच्चे को आप स्टीम दे सकती हैं। कहा जाता है कि अगर इन्फेंट है तो सबसे सेफ वे है स्टीम देने का इन द बाथरूम। आप बाथरूम को थोड़ा स्टीमी बना लें और वहीं पे फीड करें, ऐसा कहते हैं डॉक्टर्स। तो इससे सही रहता है बेबी का कंडीशन काफ़ी। स्टीमर से भी स्टीम दे सकते हैं। ध्यान रखें कि बच्चे को स्टीमर से काफ़ी दूर रखें सो दैट उन्हें कोई बर्न ना हो। तीसरी बात है कि अगर आपको ये दिखता है कि बेबी के नॉस्ट्रल्स में बहुत सारी गंदगी है जिसे आप निकाल नहीं पा रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा सलाइन स्प्रे या सलाइन वाटर, नेज़ो क्लियर वगैरह डालकर फिर उसके आगे एक बल्ब सिरिंज की मदद से सक्शन करके उस गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे भी बेबी के नेज़ल पैसेजेस क्लियर हो जाएंगे और बेबी को फीड लेने में आसानी होगी। एज एन इंडियन मॉम हमारे घर पे बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि सरसों का तेल गर्म करके उसमें अगर थोड़ा सा लहसुन डालकर और थोड़ा सा काला जीरा जिसे कहते हैं वो थोड़ा सा डालें या फिर अजवाइन थोड़ा सा डालकर उस तेल को गर्म करके अगर बच्चे के हथेली पे और पाँव के तलवों पर लगाया जाए, इससे भी काफ़ी आराम मिलता है। मैंने अपने बच्चों के लिए ये बहुत यूज़ किया हुआ है एंड इट वाज बेनिफिशियल टू देम। अभी भी मेरे बच्चे 3+ के हो गए हैं, अब तो अभी भी उन्हें सर्दी होती है तो मेरी सास सबसे पहले यही कहती है कि सरसों का तेल लगाओ, और मैं करती भी हूँ ऐसा कि गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उसमें उनके पैर को सोक करके पैर हाथ धोकर फिर उनके तलवों पे मैं वो गर्म सरसों का तेल लगाती हूँ। लेकिन अगर आप ये अपने इन्फेंट्स के साथ कर रहे हैं तो मेक इट श्योर कि तेल पहले आप खुद हाथ में लगाकर देखें कि कितना गर्म है, उस टेम्परेचर को जज करें और उनके तलवों पर और उनके नाखून पे हाथ के और उनके हथेलियों पर इसे थोड़ा सा रब करें और फिर उन्हें सॉक्स पहना दें। कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि उनके चेस्ट और बैक पे भी हमें ये मसाज करनी चाहिए। वैसे मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं करती थी क्योंकि मेरे वियान को खासकर इससे कुछ छोटे छोटे रेड दाने आ जाते थे, शायद अ टाइप ऑफ एलर्जी, तो उसके आगे मैंने ये करना बंद कर दिया। तो चेस्ट और बैक पे मैं बहुत ज़्यादा सरसों का तेल मैंने कभी लगाया नहीं है। आप भी देख लें अपने बच्चे के स्किन के हिसाब से। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि ह्यूमिडिफायर का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके कमरे की हवा बहुत ज़्यादा ड्राई है
इसके लिए अगर आप एक रूम में कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर की मदद से थोड़ा सा हवा को ह्यूमिडिफाई कर दें, इससे मॉइस्चर आ जाएगा एयर में और ये आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा कुछ लोग हॉट कंप्रेस देने की भी बात करते हैं। हॉट कंप्रेस मतलब किसी भी कॉटन के क्लॉथ को थोड़ा सा गर्म करके, चाहे वो इस्त्री से गर्म कर ले या फिर आप आग के पास रख कर उसे गर्म कर ले और उस टेम्परेचर को चेक करके फिर उसे बच्चे के बैक पे या चेस्ट के ऊपर थोड़ा रखें, तो इससे भी उनके जो म्यूकस है उसको लूजन होने में हेल्प होता है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। वैसे मैंने ऐसा कुछ अपने बच्चों के साथ कभी ट्राई किया नहीं है। इसके अलावा आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का भी ध्यान रख सकती हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में अपने बच्चे को ना लेकर जाएं, इससे उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। वैसे एक और बात है, ये इन्फेक्शंस होंगे तभी आगे जाकर उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। सो दिस इज़ अ वे ऑफ गेनिंग इम्यूनिटी। सो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही कहीं ना लेकर जाएँ। दूसरी बात है कि अगर आपके घर पे किसी दूसरे बच्चे को ये बीमारी हो रही है या बड़ों को बीमारी हो रही है तो उनसे थोड़ा बच्चे को दूर रखें। तीसरी बात है कि कोई आपके बच्चे को छू रहा है उससे पहले उन्हें कहें कि हाथ धोएं या फिर सैनिटाइज़र का यूटिलाइजेशन करें। आप खुद भी इस बात को अच्छे से फॉलो करें, स्पेशली अगर बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है। हाथ धोकर साफ हाथों से ही बच्चे को हैंडल करना अच्छा माना जाता है। बेबी के यूटेंसिल्स, कप्स वगैरह, टॉवल्स वगैरह किसी और को यूज़ ना करने दें, ना ही आप खुद यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ है और इस वजह से आप उन्हें नहीं नहलवा रही, तो ऐसे में उनके फ्रेशनेस के लिए आप स्पंज बाथ दे सकती हैं। कोल्ड एंड कफ के कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है हॉस्पिटल जाने पे बच्चे को नेबुलाइजेशन की ज़रूरत पड़े। नेबुलाइजेशन कई बार डॉक्टर सलाइन की नेबुलाइजेशन घर पे भी करने के लिए कहते हैं। वैसे ये खुद से करने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है तो यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज जो भी मैंने सिंपल तरीके आपको बताए हैं, इसके थ्रू अपने बच्चे का केयर लीजिए। और अगर बच्चा 6 महीने से कम उम्र का हो तो कोल्ड एंड कफ के वक्त भी आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करें। आप कमेंट करते हैं तो मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू सो मच। सी यू सून।